विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक चैप्टर लेंगे, पर्वत और पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के सिद्धांत पूर्व में भी चर्चा की है। इसी क्रम में आगे लेंगे अपन होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स। होम्स ने 1928-29 में संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया, जिसे प्राप्त मान्यता भी मिली। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें कणों के संचालन द्वारा ताप एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता है। संवहन धाराओं की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव तत्व पर निर्भर है तथा यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन व पर्वत निर्माण की संकल्पनाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। होम्स ने पृथ्वी की संरचना को 3 परतों में स्पष्ट किया, जिसकी ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर मोटी तथा गैनोडियोराइट सेल से निर्मित है। मध्यवर्ती परत 20 से 25 किलोमीटर गहरी है तथा एम्फीबोलाइट सेल से निर्मित है तथा निचली परत एक्लोजाइट सेल से निर्मित है। क्रस्ट की रचना ऊपरी में मध्यम परत से हुई है तथा अधिस्तर निचली परत से निर्मित है। क्रस्ट का निर्माण सियाल व अधिस्तर का सीमा तथा निफे से हुआ है। रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा यद्यपि सियाल महाद्वीपीय भागों से अधिक पाई जाती है, परंतु ताप के विकिरण हो जाने के कारण ताप संचय नहीं हो पाता है, जबकि अधिस्तर में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा कम है, परंतु ताप के संचय होते जाने के कारण संवहन धारा उत्पन्न होकर चलने लगती है। होम्स ने बताया कि संवहन धारा का परिसंचरण को 2 तथ्य प्रभावित करते हैं। पहला, भूमध्य रेखा पर क्रस्ट की मोटाई ध्रुवीय प्रदेश से अधिक है, इसलिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता के कारणों से ताप तथा उसकी प्रवणता अधिक रहता है ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा। इसलिए भूमध्य रेखा के नीचे ऊपर उठने वाली संवहन धाराएं तथा ध्रुव पर नीचे गिरने वाली संवहन धाराएं मिलती है। होम्स ने यहाँ ग्रहीय वायु की भांति ग्रहीय संवहन धारा की कल्पना की है। दूसरा, इसमें एक समान गहराई पर समुद्री तली की तुलना में महाद्वीपों के नीचे अधिक तापमान रहता है। महाद्वीपों के नीचे अधिस्तर से उठने वाली संवहन धाराएं अधिक तीव्र तथा सक्रिय होने के कारण ताप में पिघले पदार्थों को ऊपर उठाती हुई सागर की ओर भागकर ले जाती है। इसी भांति उन्होंने माना कि संवहन धाराओं की उत्पत्ति एक स्थान से नहीं होकर अनेक स्थानों से होती है और उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। अतः होम्स ने स्पष्ट किया कि संवहन धाराएं अधिस्तर से क्रस्ट की ओर चलने लगती है तथा ये महाद्वीपीय भागों में अधिक शक्तिशाली होती है। इस संवहन धाराओं के 2 प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार की धाराओं में एक स्थान से 2 विपरीत दिशाओं में बहती है और उनके प्रभाव से महाद्वीप में तनाव अपसरित होकर स्थल भाग को खंडित कर देती है, जिससे दरारें उत्पन्न होती है। इसके विपरीत धाराएं 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली संवहन धाराओं के मिलने के स्थान पर स्थलखंड पर बिछाव या दबाव से अवतरण पैदा होता है, जिससे भूसन्निधियों व पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें अभिसरण धाराओं के एक स्थान पर मिलने से भारी घनत्व की एक्लोजाइट सेलें बनती है और नीचे सीमा में डूब जाती है। इन्हीं भागों में बलित पर्वत भी बनते हैं। अतः भूपटल पर भ्रंश व वलन क्रियाएं संवहन धाराओं की दिशाओं के अनुसार होती है। अधिस्तर में ऊपर को उठकर जहाँ 2 संवहन धाराएं 2 विपरीत दिशाओं में जाती है तो तनाव द्वारा महाद्वीपों में भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं
तथा महाद्वीप के टूटे हुए भाग विस्थापित होकर अलग हो जाते हैं तथा बीच वाला भाग समुद्र में बदल जाता है और इसी प्रकार दो संवहन धाराएं विपरीत दिशाओं से आकर नीचे को जाती है तो वहाँ भूसन्निकटन का निर्माण हो जाता है तथा कालांतर में संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। होम्स के अनुसार ग्लोब पर संवहन धाराओं का एक चक्र होता है जिसकी 3 अवस्थाएं होती है जो पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाओं से मिलती हुई है। होम्स के अनुसार भूमध्य रेखीय भागों में ऊपर आती हुई धाराओं के कारण तनाव पैदा हुआ जिससे तेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। दो संवहन धाराओं के परस्पर निकट आने से उत्पन्न दबाव के कारण तेथिस के तलछट में वलन पड़े वे पर्वतों का निर्माण हुआ। होम्स ने बताया कि संवहन धाराएं स्थायी रूप से नहीं वरन सामयिक रूप से चलती है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं बताई है। पहला प्रथम अवस्था, यह भूसन्निधि निर्माण की अवस्था है जो सबसे पहले लंबी है। 2 केंद्रों से आने वाली धाराएं परस्पर मिलकर महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भूसन्निधि का निर्माण करती है। भूसन्निधि में मलबा जमा होता रहता है और तली धंसती जाती है। मलबे के अधिक गहराई तक धंसने या अवतलन के कारण अधिक दबाव व तापमान के परिणाम स्वरूप मलबा का रूपांतरण हो जाता है अर्थात एम्फीबोलाइट एक्लोजाइट में बदल जाता है जिससे घनत्व अधिक हो जाता है और वह अधिक नीचे धंस जाती है। द्वितीय अवस्था में यह पर्वत निर्माण की अवस्था होती है जिसमें संवहनीय धारा तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है परंतु यह अवस्था कम अवधि तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवान होने का कारण गिरते स्तंभों में शीतल पदार्थों का अवतन तथा उड़ते स्तंभों में तप पदार्थों का प्रवाहित होना है। महाद्वीप व महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती है जिससे भूसन्निधि के मलबे पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है जिससे मलबा भींचकर वलित हो जाता है तथा पर्वत निर्माण आरंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था, यह पर्वतीय विकास की अवस्था है। एक्लोजाइट शैलेय दबाव के कारण भूगर्भ में गहराई तक धंसती है और अधिक ताप के कारण पिघलती व फैलती है जिससे पर्वत भी ऊपर उड़ते हैं। इस अंतिम अवस्था में संवहनीय तरंगों का वेग क्रम से कम होने लगता है तथा इसका प्रमुख कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थ का गिरना व उड़ते स्तंभ में शीतल पदार्थ उठना है। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं भूसन्निधि, पर्वत निर्माण व विकास की अवस्था का भली भांति स्पष्टीकरण हो जाता है। 1938 में ग्रीक्स ने संवहन धाराओं के प्रभाव को एक मॉडल द्वारा प्रयोग किए तथा प्रमाणित किया। होम्स ने अपने सिद्धांत द्वारा एंडीज, रॉकीज, अल्पाइन, पूर्वी एशिया के द्वीपचाप आदि उत्पन्न हुए। आलोचना भी हुई है। इसकी आलोचनाओं में सबसे पहला है संवहन धारा द्वारा क्रस्ट व कोर के बीच की परत में एम्फीबोलाइट पदार्थ का एक्जोलाइट में परिवर्तन हो जाता है जिससे धसाव हो जाता है, ऐसा माना है जबकि ये आवश्यक नहीं है कि घनत्व वृद्धि के कारण धसाव होता है। अतः संवहन धाराओं के सिद्धांत में एक भ्रामक समस्या रहती है। दूसरा है मेंटल में उड़ते स्तंभों की बात तरंगों व गिरते स्तंभों की तरंगों की अवधारणा भी संदेशात्मक है। तीसरा, ये सिद्धांत रेडियो एक्टिव तत्वों पर आधारित है जिनकी बहुत कम जानकारी प्राप्त है। चौथा, संवहनीय तरंगें केवल सीमित भागों में क्यों होती है जबकि रेडियो एक्टिव तत्व सभी भागों में मौजूद है। पांचवा, आरोही तरंगें भूपटल के निचले स्तर को छूने के बाद क्षैतिज दिशा में प्रवाहित न होकर ऊपर की ओर धरातल तोड़कर निकल जाती है। ये संवहन धाराओं के बारे में आज अपन ने चर्चा की। अब लेते हैं जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जोली। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में अपनी पुस्तक द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में प्रतिपादन किया है। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत तथा पृथ्वी के धरातल के इतिहास का सिद्धांत के नाम से भी प्रचलित है। जोली का सिद्धांत रेडियो एक्टिव तत्व पर आधारित है। उन्होंने माना कि महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थ यानी सियाल से बने हैं जिसका घनत्व 2.67 है तथा महासागरीय भाग सीमा से बना है जिसका घनत्व 3 है। इस प्रकार
क्रस्ट सियाल व अधिस्तर सीमा से निर्मित है। पृथ्वी में महाद्वीपीय भागों में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा अधिक व महासागरीय भागों में कमी पाई जाती है। महाद्वीपीय भागों में उत्पन्न ताप का विकिरण हो जाता है, परंतु महासागरीय तली के नीचे जाने पर तापमान का संचय होता रहता है। इससे प्रवणता बढ़ती जाती है तथा सीमा की बेसाल्ट परत का द्रवंक बिंदु 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इस तापमान को अधिस्तर में एकत्रित होने से 3.5 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस अवधि में जब अधिस्तर सीमा पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती है। पहला है सागरीय अतिक्रमण काल। सर्वप्रथम सीमा के पिघलने से ग्लोब के व्यास में विस्तार होता है, जिससे महाद्वीपीय भाग पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं तथा पिघलने के कारण सीमा का घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण से सियाल उसमें डूबने लगता है। महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है। जलमग्न महाद्वीपीय भागों पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है तथा भूसन्नति का निर्माण इस तरह से हो जाता है। इसी समय महासागरीय तली में तनाव होने से दरार उत्पन्न होती है, जिससे अधिस्तर का बेसाल्ट ऊपर आकर सागरीय द्वीपों का निर्माण करता है। बी है सागरीय निवर्तन काल। अधिस्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिमी दिशा में प्रवाह होने लगता है, जिससे सीमा का ताप विकृत हो जाने से घटने लगता है। अतः अब अधिस्तर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आने लगता है। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में वृद्धि हो गई थी, उसमें कमी आने लगती है, जिस कारण महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं तथा महाद्वीप अब ऊपर उठने लगते हैं और भूसन्नति या किनारों पर जमा मलबा संपीड़ित होकर वलन से पर्वतों में बदल जाता है। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। इसमें आलोचना में जो चीज़ें बताई गई है, जोली का सिद्धांत एक सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, न कि एक सिद्धांत है, परंतु रेडियो एक्टिव तत्व के आधार पर इसे वैज्ञानिक माना जाता है। इसके सिद्धांत पर निम्न आक्षेप है। पहला है, यह सिद्धांत रेडियो एक्टिवता पर आधारित है, जिसके बारे में व्यवहारिक ज्ञान अधिक नहीं है। दूसरा, जोली के सिद्धांत के अनुसार दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरा, महाद्वीपों के दोनों किनारों पर सागरीय अतिक्रमण के कारण दोनों ओर पर्वतों का निर्माण होना चाहिए। चौथा है, जोली ने सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर मानी है, जबकि भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर 16 किलोमीटर है। पांचवा, जोली ने ज्वारीय शक्ति के आधार पर महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर बताया, जिसको पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया। आज अपने ये पर्वत निर्माण सिद्धांत का चैप्टर को पूरा किया है। इसके अंदर जितने भी सिद्धांत थे, जिसमें होम्स का सबसे पहले जिसमें कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माणक सिद्धांत का अध्ययन किया। दूसरा, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत का अध्ययन किया। डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत का अध्ययन किया। जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जोली का अध्ययन किया। पांचवा, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत का अध्ययन किया। ये आज पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया है।